हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, और इसकी वेटेज जो कि हो सकती है बेटा मीन टू मीन 3 मार्क्स एंड मैक्स टू मैक्स 6 मार्क्स होने वाली है। तो बेटा क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन होने वाले हैं हम इस वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा वन शॉट होगा कंप्लीटली इस चैप्टर का, जो कि आपको कंप्लीट करेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो बेटा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं, जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बेटा अकाउंट क्या होता है? एक मेजर हेड होता है जिसके अंदर सभी की सभी ट्रांजेक्शन एक सिमिलर अकाउंट से रिलेटेड लिखी जाती हैं। सेकंड अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन टू दी शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन टू दी accounting users. It means accounting is a process of recording, classifying, summarizing, interpreting, communicating financial information to the users. Last, accountancy is a systematic body of knowledge. accountancy का एक systematic body of knowledge होता है, जो हमारा एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होता है accountancy, ना तो अकाउंट होता है ना ही अकाउंटिंग होता है। तो आपको ये जान के बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बेटा ये आज हम स्टार्ट करते हैं अपना रिटायरमेंट चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको रिटायरमेंट का मीनिंग क्लियर कर देना चाहता हूं। हमने टर्म फर्स्ट में पढ़ा था एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मीनिंग होता है किसी पार्टनर का फर्म के अंदर आना। ठीक है, आज हम कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब होता है किसी पार्टनर का फर्म को छोड़ के जाना। वो जिंदा है पर वो जा रहा है। जो इससे नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो डेथ। इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, रिटायरमेंट में आदमी जिंदा होता है, फर्म को छोड़ के जाता है बस। जबकि डेथ में क्या होता है, वो फर्म को क्या दुनिया को ही छोड़ के चला जाता है, चार कंधों पे चला जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो बेटा जी जब वो रिटायर होता है पार्टनर, फर्म को छोड़ के जा रहा है केवल, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं एक रिटायरमेंट के पीछे पार्टनर के? पहला रीजन हो सकता है कि इलनेस। ठीक है, सेकंड हो सकता है लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पार्टनर के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग मैच ना कर रही हो। थर्ड हो सकता है ओल्ड एज, उसकी एज कुछ ज्यादा हो चुकी हो, वो काम सफिशिएंटली नहीं कर पाता हो, तो वो क्या करता है, फर्म से रिटायर हो जाता है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस लाइक दिस, वो होते हैं हमारे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। लेकिन बेटा आपको याद है, पार्टनर रिटायर हो रहा है, वो आज ही तो ओल्ड एज हो गया, आज तो वो इलनेस फील कर रहा है, लेकिन उसने पिछले कई सालों से 10 साल 15 साल 20 साल अपने पार्टनर के साथ, जो बचे हुए पार्टनर के साथ मेहनत की, तो उसने भी उसका हिस्सा है, उसकी गुडविल है, उसकी मेहनत है। तो बेटा सबका हिसाब किताब करने वाले हैं आज हम। तो बेटा ये सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूं। सबसे पहले आपको बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मधु, नेहा एंड टीना आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इफ। आपको ध्यान रखना है, ये अकॉर्डिंग टू मी केस फर्स्ट है। क्या है ये बेटा जी? केस फर्स्ट। अपने वर्ड से बोलता हूं मैं। जब आपको जो हमारे पुराने पार्टनर है, तीनों पार्टनर का रेशियो गिवन हो, लेकिन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके बाद न्यू रेशियो गिवन ना हो, तो सिंपली आपको क्या कर देना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका रेशियो हाइड कर देना है। जैसे कि यहां पे देखिए केस फर्स्ट मधु वाले में बात करते हैं। अगर मधु रिटायर हो जाती है तो बेटा मधु अगर रिटायर होते, मधु बोले तो फर्स्ट वाली, पहले रेशियो जो था 5:3:2 था, और मधु का जो शेयर था बेटा 5 था। अगर मधु रिटायर हो जाती है और हमें कोई न्यू रेशियो की जानकारी नहीं है, क्वेश्चन कहता है न्यू रेशियो फाइंड कीजिए और गेनिंग रेशियो फाइंड कीजिए, तो सिंपली बेटा जी आप क्या करेंगे, जिस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके रेशियो को हाइड कर देंगे। इट मींस अगर मैं इसको हटा देता हूं तो रेशियो जो बन जाता है 3:2। मधु तो रिटायर हो गई, मधु के रिटायर होने के बाद जो नेहा और टीना का न्यू रेशियो होगा वो रेशियो होगा 3:2। एंड गेनिंग रेशियो क्या होगा बेटा? गेनिंग रेशियो भी यही होगा। कंडीशन, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है जी कि उसका शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर है किस तरह एक्वायर करेंगे, इट मींस कैसे लेंगे, राइट, और ना ही हमें नया रेशियो गिवन है। इन सच अ सिचुएशन हमें क्या करना है, उस पार्टनर का रेशियो हाइड कर देना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। जस्ट लाइक आप सेकंड में भी देख सकते हैं, नेहा रिटायर होती है तो बेटा रेशियो क्या है, 5:3:2। मधु
नेहा, टीना। मधु को रिटायर कर देते हैं, तो बेटा मधु को हाइड करने के बाद क्या बचता है 5:2। यही हमारा न्यू रेशियो होगा मधु के रिटायर होने के बाद, सॉरी नेहा के रिटायर होने के बाद। इट मींस मधु और टीना के बीच में, और यही हमारा गेनिंग रेशियो होगा। केस थर्ड की बात करता हूं, टीना रिटायर अगर हो जाती है 5:3:2, मधु, नेहा, टीना, टीना रिटायर हो जाती है, तो बेटा जी होता क्या है, रेशियो बचता है 5:3। दिस इज द न्यू रेशियो बिटवीन मधु एंड नेहा, एंड दिस इज द गेनिंग रेशियो बिटवीन मधु एंड नेहा। तो ये हमारा केस फर्स्ट था, आपको याद होगा, सबने कुछ नहीं करना, बस हाइड कर देना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। दिस इज माई नेक्स्ट के क्वेश्चन, और इसमें क्या है कि हमें नया रेशियो गिवन है। अगर हमें नया रेशियो गिवन है तो वी नीड टू फाइंड, हमें नए रेशियो की निकालने की आवश्यकता होती है। वही फॉर्मूले हमारे गेनिंग रेशियो वाले, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एंड सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। तो क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा, अलका, हरप्रीत एंड श्रेया आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अलका, हरप्रीत एंड श्रेया are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1। अलका रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, अलका रिटायर हो जाती है, अलका रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, तो बचा कौन बेटा, हरप्रीत। इनका जो रेशियो है 3:2 हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो हरप्रीता और श्रेया का रेशियो 3:2 हो जाता है, ठीक है, सॉरी, एंड हर शेयर, यहां पे लिखा हुआ हर शेयर टेकन बाय हरप्रीत एंड श्रेया। जो उसका शेयर है हरप्रीत अलका का, उस शेयर को हरप्रीत और श्रेया 3:2 में एक्वायर करने वाले हैं। इट मींस बेटा जो अलका है उसका शेयर जो है 3/6 है, इसको एक्वायर किया जाएगा हरप्रीत और श्रेया के द्वारा इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहां पे हमें यह गिवन है कि इसका जो रेशियो लिया जाएगा हरप्रीत और श्रेया के द्वारा 3:2 में, 3:2 में। बात करते हैं हम कि ये 3:2 में, आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि नोट करना है। वो पॉइंट है क्या कि बेटा इन्होंने कहा कि हरप्रीत और श्रेया उसका शेयर एक्वायर कर रहे हैं 3:2 में, एक्वायर कर रहे हैं, तो बेटा कि यही इनका गेनिंग रेशियो है। विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन अंडरस्टैंड दिस। बेटा इस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो यही तो गेनिंग रेशियो हुआ। लेकिन मैं आपको इस चीज को प्रूव करके दिखाऊंगा, और आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा होता है, ठीक है। डेफिनेटली जिस एक रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं वो इनका गेनिंग रेशियो होगा। पहले हम न्यू रेशियो निकालते हैं आपके सामने, फिर देन गेनिंग रेशियो। तो हरप्रीत जो हमारा ये अलका का शेयर है 3:6, इसको हरप्रीत और श्रेया लेते हैं 3:2 में। तो बेटा अलका का शेयर है 3/6, उसका 3 पार्ट लेने वाला है श्रेया 3/5। सिमिलरली 3/6 को 2/5 लेने वाली है श्रेया। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो बेटा ये 9/30 होगा और ये हमारा 6/30 होगा, ठीक है। बात करते हैं, ये हरप्रीत है और ये श्रेया है। हरप्रीत का जो पुराना रेशियो था वो था 2/6 बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अलका, राइट। Similarly, in case of Syria, it is 1/6. This is all ratio, ठीक है। अब इन्होंने एक्वायर किया है, एक्वायर के केस में क्या होगा बेटा जी, प्लस हो जाएगा। इसको मिल रहा है यहाँ पर 930 और सिमिलरली श्रेया को मिल रहा है 630। इट इज क्लियर, 630। अगर बेटा मैं कैलकुलेशन करता हूं तो यह आ जाता है हमारा एलसीएम लेके 30, 6 5 जा 5 2 जा 10, 10 plus 9 it is 19/30. This is 30, 6 5 जा 5 plus 6 11, 11. It means new ratio between Harpita and Syria 19:11. It is clear, ठीक है। और बात करें, ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात करता हूं मैं गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो बेटा जी क्या होगा, यहाँ पर आपका 3:2 ही होगा, बिकॉज इन्होंने एक्वायर 3:2 में ही किया है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3 by, this is 1 by 3, this is 2 by 8 and this is 1 by 8. Murli retired from the firm and surrendered 2/3 of his share in favor of Naveen. मुरली जी रिटायर हो जाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बेटा इस क्वेश्चन में कि मुरली, नवीन और ओम प्रकाश, MNO, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/3, 2/8 एंड 1/8। बेटा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की पहचान होती है कि सभी का डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो, बट ऐसा यहां पर नहीं विजिबल है। यहां पे 1/3 है मुरली के केस में, नवीन के में 2/8 है और ओम प्रकाश के में 1/8 है। तो वी नीड टू बी इक्वल द डिनोमिनेटर ऑफ मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूं तो ये इक्वल कैसे बन सकते हैं, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 24 बन जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ रेशियो कुछ ऐसे निकल जाएगा बेटा, दिस इज 8/24, दिस इज 6/24 एंड दिस इज 3/24। अगर हम प्रॉपर कैलकुलेशन करें, दिस इज 1/3, 6/3, डिनोमिनेटर कॉमन है यहां पर हमारा 1 थिंग, देयर इज एन एरर ऑफ द रेशियो, तो आई टेक द रेशियो, दिस इज प्रिंटिंग एरर। तो बेटा जी यहां पर जो रेशियो लेट करते हैं हम आपके लिए, रेशियो जो लेट करते हैं 3:2:1 ही ले लेते हैं यहां पर, 3:2:1। मुरली, नवीन, ओम प्रकाश, मुरली, नवीन, ओम प्रकाश, दिस इज द रेशियो बिटवीन मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश इज 3:2:1, 3:2:1, 3:2:1, 3:1। मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर। बेटा मुरली रिटायर होता है, अपने शेयर का 2/3 देता है नवीन को और रिमेनिंग देता है ओम प्रकाश को। तो पहले हम जानते हैं मुरली का शेयर कितना है। मुरली का शेयर जो है, मुरली जी का जो शेयर है वो है आपके सामने 3/6। इट इज क्लियर। मुरली का जो शेयर है 3/6 है। 3/6 का 2/3 जो सरेंडर करता है वो किसके लिए करता है, इट इज 6/18 इन द फेवर ऑफ नवी। और बाकी जो बचा 3/6 में टोटल था, उसमें से 6/18 सरेंडर करता है इन द फेवर ऑफ नवीन। बाकी रिमेनिंग जो आएगा वो होगा हमारा किसका, ओम प्रकाश का। दिस इज 18, 9 - 6, 3/18। 3/18 जो देता है किसको देता है, ये 3/18 ओम प्रकाश को देता है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है बेटा। तो न्यू रेशियो की बात करें, मुरली रिटायर होने के बाद यहाँ पे नवीन बचता है, नवीन, ये ओम प्रकाश। नवीन का जो पुराना रेशियो था 2/6 था, सिमिलरली ओम प्रकाश का जो रेशियो था 1/6 था। 6/18 इसको मिल जाता है। अगर मुरली सरेंडर करता है नवीन के लिए तो इसका मतलब नवीन को मिलता है। सिमिलरली मुरली सरेंडर करता है 3/18 फॉर ओम प्रकाश, इसका मतलब ओम प्रकाश को ये मिलता है। मिलना मतलब प्लस होगा। कैलकुलेशन करता हूं तो बेटा ये 18 हो जाता है, 6 3 जा 3 2 जा 6 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एलसीएम 18, 6 3 जा 3 + 3 इट इज 6, 12:6 जो इनका न्यू रेशियो होने वाला है बेटा जी 12:6। इट मीन्स 2:1 will be the new ratio between नवीन एंड ओम प्रकाश। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया हो क्वेश्चन। नाउ टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहां पर कैसे कॉन्सेप्ट यूज करेगा, कैसे काम करेगा, ये सुनिए ध्यान से।
बेटा जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो होता क्या कि भाई उनने भी जो पास्ट ईयर्स थे उसने भी बहुत मेहनत की थी, पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। तो अब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो पार्टनर जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसका भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी भी कोई ड्यूटी बनती है कि वो उस पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ करे, उसने मेहनत करी तो हमें उसे अमाउंट देते हैं, उसकी जो पिछले कई सालों की मेहनत थी उसे कहते हैं गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम उसके हिस्से का देना है। तो इसकी एंट्री होती है हमें, चाहे चैप्टर आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, चाहे फिर आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, या फिर डेथ ऑफ पार्टनर, लेकिन एंट्री हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाई ही बनने वाली है। तो बेटा जी इसकी एंट्री जो बनेगी आपको ध्यान रखना है, गेनिंग टू सैक्रिफाई। एंट्री मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, देखिए, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन दी बुक्स, जब हमको बुक्स में गुडविल नहीं दिखाई देगी, नॉर्मल यही एंट्री होती है। अपीयर का केस एक अलग होता है, एंट्री यही पास करनी है आपको। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, सी रिटायर होता है। बेटा जी आपको यहां पे ये ध्यान रखना है, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो हमेशा एक सैक्रिफाई पार्टनर होता है, बिकॉज वो तो फर्म को छोड़ के जा रहा है। बेटा फर्म को छोड़ के जा रहा है, वो तो अपना प्रॉफिट जो फ्यूचर मिलता था वो नहीं मिलेगा आगे से। That's why retiring partner is always a sacrifice partner. But जो remaining partner है वो gaining partner हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते। For example, A, B and C are the partners. C retired from the firm. C is definitely sacrifice partner. But A and B वो gaining उनमें से दोनों हो भी सकते हैं। कोई एक gaining हो सकता है, लाइक A gaining हो सकता है, लाइक B gaining हो सकता है, या दोनों gaining हो सकते हैं। ये डेफिनेटली नहीं कह सकते gaining ही होंगे। क्लियर? तो एंट्री आपको ध्यान रखना है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर। इट इज क्लियर? जैसा कि इसी से रिलेटेड मैंने आपके लिए क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं, जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। केशव, निर्मल एंड पंकज आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। 4:3:2। केशव, निर्मल, पंकज, इनका जो रेशियो है बेटा 4:3:2। दिस इज पंकज, राइट। आगे लिखा हुआ निर्मल रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, निर्मल भैया रिटायर हो गए। निर्मल बोले तो बेटा जिनका शेयर 3/9 है, ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड एट, बेटा गुडविल इज वैल्यूड एट, जब ऐसे लिखा हो ना गुडविल इज वैल्यूड एट, तो आप तुरंत समझ जाना बेटा जी फर्म की गुडविल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, केशव एंड पंकज डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। यहां पर आपको नया रेशियो गिवन है बेटा जी, हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है पार्टनर का, न्यू रेशियो भी है पार्टनर का, तो हमें क्या निकालना है, सीधा गेनिंग सैक्रिफाई निकाल सकते हैं। बेटा निर्मल रिटायर हो रहा है जिसका शेयर 3/9 था, इट मींस कहीं ना कहीं इसका जो सैक्रिफाई कर रहा है 3/9। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं गुडविल की। तो बेटा फर्म की गुडविल जो मेरे पास अवेलेबल है, फर्म्स गुडविल, दिस इज फर्म्स गुडविल। फर्म की जो गुडविल है हमारे पास 72,000, इट इज गिवन। सो इस प्रकार निर्मल शेयर ऑफ गुडविल, निर्मल के हिस्से की जो गुडविल होने वाली है मेरे बच्चे 72,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9, इट मींस शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो फर्म की गुडविल हमारे पास है, आप मल्टीप्लिकेशन अगर कर देते हैं रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से, तो डेफिनेटली आप गौर करते हैं किसकी गुडविल, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, और हमें यही फाइंड करना होता है। इट इज क्लियर? तो अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं 9 8 जा 8 3 जा 24,000 इज द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द निर्मल शेयर, ठीक है, निर्मल शेयर, राइट। बात करते हैं सैक्रिफाई रेशियो की, गेनिंग सैक्रिफाई तो हमें कंफर्म है। अब निकालते हैं गेनिंग रेशियो की। ये था के बोले तो केशव का जो शेयर था पहले 4/9 था, निर्मल का निकालने की जरूरत नहीं है, निर्मल सैक्रिफाई ही कर रहा है, ठीक है। पंकज की बात करते हैं 2/9 था। अब इनका जो रेशियो था, ये ओल्ड रेशियो का गिवन है, न्यू रेशियो का हमारा 5/8 हो जाता है, गिवन है हमें 3/8। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो ये 72 होता है, 9 8 जा 8 4 जा 32 32 माइनस 9
8 9 जा 9 5 जा 45। हम फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सैक्रिफाइस, लेकिन आंसर नेगेटिव आया तो क्या बन जाता है आपको पता होगा, गेनिंग रेशियो। दिस इज 13/72 नेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस इज अ गेनिंग पार्टनर, इट इज क्लियर। सिमिलरली इन केस ऑफ पंकज दिस इज 72, 9 8 जा 8 2 जा 16 माइनस 8 9 जा 9 3 जा 27, it is 13, it is 11/72. this is also gain because 16 minus 27 it is negative। अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं सैक्रिफाइस रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और आंसर आता है नेगेटिव, इट विल कन्वर्ट इनटू गेनिंग रेशियो। इट इज क्लियर, दोनों गेनिंग है, एंट्री बन गई है हमारे सामने, आपको समझ में आ गया होगा। 13/11 का क्या है, 13/11 जो है इनका क्या रेशियो है बच्चा, गेनिंग रेशियो है। एंट्री करें, केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निर्मल, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। इसमें 24,000 आएगा। 24,000 को आप 13 रेशियो अगर 11 में बांटते हैं तो बेटा 13,000 एंड 11,000। क्लियर है, आपको ये एंट्री करने पे बोर्ड 3 मार्क्स देता है। ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट एकदम क्लियरली शो करना होगा और ये एंट्री पास करनी होगी विद द नरेशन। बीइंग गुडविल प्रीमियम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज एडजस्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। हिडन गुडविल, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। हिडन का मतलब होता है छुपी हुई, वो गुडविल जो छुपी हुई है हिडन बोल सकते हैं। इसका एक दूसरा नाम हो रहा है बेटा जी, इसे बोलता हूं मैं इनफर्ड गुडविल। काफी टाइम आपको इस नाम से भी मिल सकती है। क्या वर्ड बोला मैंने, इनफर्ड गुडविल बोल दो बेटा जी आप इसे, या फिर हिडन गुडविल बोल दो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। बात करते हैं इसके मीनिंग पे, इसे हिडन गुडविल का नाम ही क्यों दिया गया। बेटा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा, तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ के आपको ना तो पूरी फर्म की गुडविल मिलेगी और ना ही किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की गुडविल मिलेगी। अगर मुझे फर्म की गुडविल मिल जाए तो मैं पार्टनर की निकाल सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग द शेयर ऑफ पर्टिकुलर पार्टनर। सिमिलरली अगर मुझे किसी पार्टनर की मिल जाए तो मैं फर्म की निकाल सकता हूं, ठीक है, उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके। इट इज क्लियर। तो या तो हमको यहाँ पे फर्म की गुडविल गिवन होगी, ना ही हमें किसी पार्टनर की गिवन होगी, तो यहाँ पे गुडविल छुपी हुई है। तो हाउ टू कैलकुलेट हिडन गुडविल, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ये बोर्ड में आता है बच्चों, एक एक चीज नोट कीजिए, ठीक है। आप इसको इंपोर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी आपको चीज बताई जा रही है प्लीज प्रॉपर नोटबुक पेन लेके बैठिए, बुक नोटबुक पेन सभी चीज को नोट कीजिए जो इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा जी हिडन गुडविल का मैंने एक फॉर्मूला बनाया। क्या है फॉर्मूला, सुनिए ध्यान से। पहले मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ हिडन गुडविल कैसे निकलती है रिटायरमेंट के केस में। मान चलते हैं बेटा 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। अब जेड जो है रिटायर होता है। अब आपको पता होगा हम उनका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर का, बैलेंस बीडी, उसके हिस्से का रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया, कोई अगर कोई लॉस है तो उधर लिख देते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, या फिर कोई एसेट टेकओवर लिखा तो डेबिट साइड लिखते हैं, बैलेंस कैपिटल टेकओवर का तो मतलब फाइनली बैलेंस सीडी दैट इज एडजस्टेड कैपिटल, इट मीन जो भी उसका हिसाब किताब बन रहा है मिस्टर जेड का। तो बेटा ये होता क्या है, लेकिन कि जो पार्टनर होते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टनर का जो एडजस्टेड कैपिटल है वो बनता कुछ और लाइक 50,000 मान लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे बचे हुए पार्टनर वो कहते हैं कि इसे 50,000 ना देके हम 60,000 देते हैं, 65 देते हैं, फिर 55 देते हैं। जितना भी एग्रीड अमाउंट देते हैं एक्स्ट्रा होता है वो हमेशा, जो इतना भी एक्स्ट्रा होता है वही उसके हिस्से की गुडविल होती है। उस पार्टनर के हिस्से गुडविल निकल के आते हैं सीधा इस फॉर्मूले से। जितनी उसकी एडजस्टेड कैपिटल है और जो डिफरेंस जो पार्टनर एग्री होते हैं उसको देने के लिए जो भी जितना ज्यादा होगा वही हमारा एग्रीड, वही हमारा हिडन गुडविल होगा। जैसे कि मान लो जैसे मैंने बताया कि जेड रिटायर हो रहा है, जेड के हिस्से की जो गुडविल बैठती है बेटा 50,000 बैठती है, सॉरी जेड के हिस्से का जो अमाउंट है एडजस्टेड कैपिटल जो है उसका पैसा जो बैठता है वो बैठता है 50,000। लेकिन वाई एक्स और वाई कहते हैं कि हम इसको 50,000 ना देके हम इसे 58,000 देते हैं। जो 8,000 है दिस इज द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ जेड शेयर, यही हिडन गुडविल है। उसकी पार्टनर की निकल जाएगी तो फर्म की भी निकाल लेंगे अगर क्वेश्चन पूछता है, वैसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। तो बेटा जैसे आपके सामने क्वेश्चन है PQR are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. R retires and the balance in the capital account after making the necessary adjustment and reserves, revaluation, assets and liabilities work out with 60,000. तो बेटा जो उसकी एडजस्टेड कैपिटल है हमारे पास, मैंने आपको फॉर्मूला दिया हिडन गुडविल इक्वल टू हिडन गुडविल
हिडन गुडविल इक्वल टू एग्रीड वैल्यू, जितना वो एग्रीमेंट करेंगे एग्रीड वैल्यू माइनस एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। तो बेटा जी जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको पता लग गया है कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी जो कैपिटल है वो हमारी 60,000 है। दिस इज एडजस्टेड कैपिटल एंड बट पी एंड क्यू एग्री टू पे हिम, पी एंड क्यू में एग्रीमेंट हुआ कि हम इसे 60,000 ना देके 75,000 रुपए देते हैं। तो बेटा जो ये गुडविल निकलती है ये 15,000 रुपए उसके हिस्से की गुडविल है। दिस इज द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ आर शेयर, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसके हिस्से की गुडविल है, इसे हिडन गुडविल कहते हैं। बात करते हैं एंट्री की 3:2 में बात हुई थी। अब क्वेश्चन में कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है कि हमें पढ़ के नया रेशियो के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा जी कि जो पी क्यू आर है, आर रिटायर होता है तो इनका जो रेशियो है वो गेनिंग 3:2 बनता है और न्यू रेशियो भी 3:2 ही बनता है। तो एंट्री होगी हमारी पी जो आर जो रिटायर होता है सेक्रीफाई पार्टनर हुआ, पी डेबिट क्यू डेबिट टू आर, आर के हिस्से की गुडविल हमने आपके सामने निकाली 15,000 रुपए, इसको 3:2 में बांटते हैं तो बेटा ये होता है 9,000 और ये होता है 6,000। ये एंट्री हो जाती है हमारी गुडविल की, वही एंट्री जो हमने पीछे कर दी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर्स। एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यहां पे मैं बात करना चाहता हूं आपके साथ एंट्रीज की। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक देने वाला हूं और कुछ एंट्रीज आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करूंगा और आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप कोई भी एंट्रीज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन कर सकें, बेशक वो चाहे आपकी डेथ ऑफ अ पार्टनर की हो चाहे फिर वो रिटायरमेंट की हो। एडमिशन तो हमें करना ही नहीं है बिकॉज हम कर चुके हैं इन टर्म फर्स्ट, तो आपकी एंट्री इससे कवर हो जाती है आपकी रिटायरमेंट की साथ साथ डेथ ऑफ अ पार्टनर की। तो समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट मेरा यह है बेटा, बच्चे बहुत सारे करते हैं कि पहले आप प्रॉपर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए फिर उससे एंट्री पास कीजिए लाइक दिस, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूं। वो ट्रिक ऐसी है, बहुत ही इफेक्टिव है और आई एम श्योर आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी और आप बहुत स्पीड के साथ एंट्रीज करेंगे। वो ट्रिक क्या है देखिए ध्यान से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले तो आप ये नोट कर ले बच्चे कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो जर्नल एंट्री होती है, ये जितनी भी चीजें रिवैल्यूएशन अकाउंट में होती है, जैसे आपको पता है कि 6 चीजें होती हैं लगभग, जितने भी हमारे कोई नुकसान होते हैं एक्सपेंस लॉस होते हैं वो डेबिट साइड होते हैं, लाइक डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। एंड क्रेडिट साइड में हमारा जितने भी फायदे होते हैं इट मींस इनकम या प्रॉफिट्स होते हैं, लाइक इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो इन्हीं चीज की एंट्री जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती है। तो जो चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में होती है, जो चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में होती है उसकी एंट्री 110% वो रिवैल्यूएशन से पास जरूर होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जर्नल एंट्री में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, और ये हमेशा बराबर होंगे। तो बेटा कहीं ना कहीं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूर दिखेगा, या तो डेबिट के रूप में या क्रेडिट के रूप में। तो देखिए उसकी ट्रिक क्या है मेरे पास। तो बेटा जी रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर आपको कोई लॉस लग रहा है, ये एरो बनाया मैंने, अगर कोई आपको लॉस लग रहा है, कोई नुकसान सा लग रहा है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देना। और आपके मन में बात आई सर आपने ये तो बताया कोई नुकसान सा लग रहा है तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट कैसे करूंगा? बेटा जो चीज है, जो आइटम है, ठीक है, अभी थोड़े से एग्जांपल भी लूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई आपको प्रॉफिट लग रहा है, कोई फायदा सा लग रहा है, ठीक है, कोई प्रॉफिट लग रहा है, कोई इनकम लग रही है, तो वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। और इस ट्रिक की हेल्प से आप बहुत इजीली एंट्री सीख चुके हैं, आपको पता भी नहीं लगा। देखें सबसे पहला, लैंड ऑफ ₹2 लाख एप्रिशिएटेड बाय 10%। बेटा जो लैंड है हमारी 2 लाख रुपए की है, उसकी वैल्यू जो है 10% से बढ़ गई है। तो हमारे फायदा है नुकसान है? फायदा है। तो रिवैल्यूएशन को मुझे क्या करना है? अगर वो फायदा है तो क्रेडिट करना है। तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, डेबिट कैसे करेंगे? जो चीज है लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 10% बोले तो 20,000। सिमिलरली सेकंड एंट्री, सेकंड एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। वैल्यू ऑफ फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय
6000। जो हमारा फर्नीचर था वो 6000 रुपये से घट गया है। अगर हमारे किसी एसेट की वैल्यू कम होती तो वो हमारा नुकसान है, और नुकसान है तो बेटा इस ट्रिक से मैंने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू फर्नीचर, फर्नीचर 6000। ठीक है, और भी एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड बेटा ये हमारा फायदा होता है, इसका मतलब हमने जो स्टॉक की वैल्यू है वो कम लिखी है ज्यादा लेकिन लिखी कम है, ₹2000। जितनी भी स्टॉक की वैल्यू हमने बैलेंस शीट में लिखी है वो कम लिखी है, अंडर वैल्यूड, उसकी वैल्यू कम लिखी गई है, तो एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। तो एसेट्स की वैल्यू अगर हमारी बढ़ते तो फायदा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इन 3 एंट्रीज की हेल्प से आप सीख चुके होंगे कॉन्सेप्ट। बेटा जी अब करते हैं हम, आपका टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के कुछ मैं एग्जांपल्स बताता हूं आपको। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जस्ट लाइक कंटीजेंसी रिजर्व हो गया हमारा, जनरल रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है बेटा उनसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ते हैं। तो मैंने आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के कुछ एग्जांपल बताए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। जैसा कि आपको मैंने बताया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जैसा कि आपको मैंने बताया कंटीजेंसी रिजर्व, जैसा कि आपको मैंने बताया जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इट मींस प्रॉफिट। सिमिलरली कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, जस्ट लाइक पी एंड एल का सस्पेंस, पी एंड एल सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ईटीसी। जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं उनसे कैपिटल अकाउंट कम होता है। अगर मुझे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है तो बेटा क्रेडिट करना होगा। ठीक है, जैसे इसी वजह से बेटा जो एंट्री होती है, जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं उनकी एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट। जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाइक कोई जनरल रिजर्व है हमारे पास, जितने भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लाइक एक मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एग्जांपल लेता हूं, मेरे को जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल 3 पार्टनर है, पहले एक पार्टनर के नाम लेने जरूरी है यहाँ पर, ए बी और सी। इनका जो रेशियो है 3:2:1 है गिवन हमें, और जनरल रिजर्व गिवन है, साथ साथ जनरल रिजर्व गिवन है 24,000 रुपए। तो इसकी जनरल रिजर्व पहले है तो मुझे पता होना चाहिए कि जनरल रिजर्व है क्या, ये एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री से क्या होता है, कैपिटल अकाउंट बढ़ते हैं, तो हमें जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसे लिखना है पहले जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। ये ध्यान रखना कि जो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में होगा। किस में रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में, इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। 24 को अगर मैं बेटा डिवाइड कर रहा हूं 3:1 में, तो ये हो जाता 12,000, 8,000 और 4,000। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल मान चलते हैं बेटा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, मतलब प्रॉफिट गिवन है, मान चलते हैं 6,000 रुपए का गिवन है। तो प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस का ये प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट से कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए भैया, टू बी भैया, टू सी भैया। तो रेशियो क्या है, 3:1, 3,000, 2,000, 1,000। क्लियर है। सेकंड बात करता हूं मैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। एक्यूमुलेटेड लॉस जितने भी होते हैं जैसे लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ईटीसी, इनसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होते हैं। जैसे मान के चलते यही पार्टनर है ABC 3:2:1, और मेरे को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा, मान के चलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका अमाउंट दे रखा बेटा जी, मान चलते हैं मेरे बच्चे 30,000 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है, 30,000 रुपए। तो बेटा आपको ध्यान रखना है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है एक एक्यूमुलेटेड लॉस है, और लॉस है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, कम होते हैं। कम का मतलब डेबिट होते हैं। ए भैया डेबिट, बी भैया डेबिट, सी भैया डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेटा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, इसका अमाउंट है हमारे पास ₹30,000, ये हो गया 30,000। तो बेटा 3:2:1 ये हो गया 15, ये होगा 9 और ये होगा 6। आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमें एंट्री करनी है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना कि कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन की मांगता है, कहता है कि पास सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री के केस में आपको करना क्या है, सिंगल एंट्री केस में आपको ध्यान रखना है कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको प्लस कर लेते हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस है उनको माइनस कर लेते हैं, फिर जो अमाउंट आता है उसकी एंट्री हम करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर। क्लियर है। अगर हमसे एंट्रीज मांगी है तो हमें इंडिविजुअली करनी है, जैसे कि जनरल रिजर्व की अलग हो गई, पीएनएल का डेबिट बैलेंस की अलग हो गई, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की अलग हो गई, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की अलग हो गई, ये एंट्रीज है। लेकिन एंट्री मांगता है, बहुत सारी चीज दी है हमें, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, और हमें एक कहता है कि पास एडजस्टमेंट एंट्री या फिर पास एंट्री या पास सिंगल एंट्री। तो हमें क्या करना है, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उनको प्लस कर लेना है, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उनको माइनस कर देना है, फिर अमाउंट आएगा फाइनली एक, उसको हमें गेनिंग सेक्रीफाई में डिवाइड कर देना है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम करते हैं फुल फ्लैश क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे 5 मार्क्स का। जैसे कि आपको पता है कि वेटेज जो है इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स माने, तो ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। तो बेटा क्वेश्चन ने बोला द बैलेंस शीट ऑफ द मोहित, नीरज एंड सोहन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। जो इनकी कैपिटल है मोहित, नीरज एंड सोहन, इनकी जो कैपिटल है 80,000, 80,000, 80,000, 80,000, 40,000, जीरो कैंसिल कर चुका हूं, तो ये रेशियो फाइनली बनता है 2:1। इट इज क्लियर। पार्टनर का जो रेशियो 2:1 है। अब क्वेश्चन में हमें क्रेडिटर्स, मोहित का कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट में एसेट्स कुछ गिवन है। ऑन दैट डेट नीरज डिसाइड टू रिटायर, नीरज भैया रिटायर हो जाते हैं। नीरज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड पेड फॉर हिज शेयर एंड द फर्म सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, इसमें तीनों चीज बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीसी एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए बेटा ध्यान से, यहां पर होगा आपका पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर होगा, यहाँ अमाउंट होगा, यहाँ पर्टिकुलर होगा, फिर यहाँ अगेन अमाउंट होगा। दिस क्लियर। बात करते हैं, सबसे पहले लिखा बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग की जो वैल्यू 20% से बढ़ गई है। अगर कोई भी आपको फायदा लग रहा है तो क्रेडिट साइड डाल देना, अगर कोई भी आपको नुकसान लगा तो डेबिट साइड डाल देना। बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग की जो वैल्यू है 20% से बढ़ चुकी है। 1 लाख का 20% होता है बेटा 20,000 होता है बिल्डिंग। तो यहां मैं लिख देता हूं बिल्डिंग 1 लाख की बिल्डिंग थी, 20% से बढ़ चुकी है, मतलब 20,000 रुपए वैल्यू बढ़ चुकी है। सिमिलरली प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी इंक्रीज बाय टू 15%, 2 लिखा हुआ है, अंतर लेना है, 2 में डिफरेंस लेते हैं, आपको ध्यान रखना 2 और 8 में डिफरेंस लेना है, बाय में सेम वैल्यू से ट्रीट करना है। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल जो है 1,000 रुपए का बना रखा था, लेकिन हमें 15% तक बनाना था, 20,000 का 15% था 3,000 रुपए, और हमने 1,000 का बना रखा तो 3,000 का बनाना है, तो 2,000 से बढ़ गया प्रोविजन। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, प्रोविजन हमारा बढ़ चुका है 2,000 रुपए से। कैसे? प्रोविजन हमने 1,000 का ऑलरेडी बना रखा है और 15% तक बनाना था, 15% इसका हुआ 3,000, 3,000 से 1,000 का बना रखा है, 3,000 का बनाना पड़ गया, तो 2,000 का बढ़ गया प्रोविजन हमारा। सेकंड में बात करता हूँ, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, मशीन की वैल्यू जो है 20% से कम हो चुकी है, ये हमारा एक नुकसान है। मशीन लिख देते हैं, 50,000 का 20% होता है आपका 10,000 रुपए, 50,000 का 10% होता है। बेटा ये हम कर चुके हैं यहाँ पर 3 एडजस्टमेंट। अब देखते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है। फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म, बेटा जी ₹72,000। आपको ध्यान रखना है जो गुडविल की एंट्री है वो पीसीए में करी जाती है, इट मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बेटा जी इस तरह आप जितनी भी एडजस्टमेंट है, केवल गुडविल वाली एडजस्टमेंट को छोड़ के जितनी भी एडजस्टमेंट है आप उनको करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। जैसे कि मैंने आपको 6 चीजें बता रखी है, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड, वो हम कर चुके हैं, राइट। तो हमारा यहाँ पर ये बन चुका है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टोटलिंग करते हैं। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो एग्रीगेट है हमारा ज्यादा, क्रेडिट साइड का एग्रीगेट ज्यादा है, तो 20,000 मैं दोनों तरफ लिख देता हूँ, 20,000 एंड दिस इज ऑल्सो 20,000। 20,000 minus 12,000 it will be 8,000, दिस इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट।
ये क्या होगा बेटा जी, हमारा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अमाउंट 8000, और 8000 को बेटा 221 में डिवाइड करना है मेरे को। 221 221 बोले तो मोहित, नीरज एंड सोहन, MNS 221, दिस इज 3200, दिस इज ऑल्सो 3200, दिस इज 1600, इट इज एग्रीगेट 8000। तो बेटा जो जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है हम उसे दोनों तरफ लिख देते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 20,000 ज्यादा था तो हमने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों लिख दिया। बैलेंसिंग आई हमारी डेबिट साइड, दिस इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को मैंने PSR में बांट दिया, जो कि हमारा 2:1 था। अगर मैं बेटा 8000 को 2:1 में डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 3200 एंड 1600। अब इसके बाद हम बनाते हैं इसका पीसीए बोलते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ये देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट है हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, MNS, पर ये पर्टिकुलर होगा MNS, पर्टिकुलर MNS। सबसे पहले बेटा जी हम लिखेंगे बैलेंस BD। क्या लिखेंगे बेटा जी? बैलेंस BD, जो कि ओपनिंग कैपिटल होती है। ये रहा ओपनिंग कैपिटल 80,000, 40,000। फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की बात करते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो आया था हमारा बेटा 3200 एंड दिस इज 1600। कोई रिजर्व है हमारे पास? यस, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व को 2:1 में बांटते हैं तो बेटा ये 8,000 और ये 4,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, राइट। और कोई हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस हमारे पास नहीं है। जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं वो एसेट साइड होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लायबिलिटी साइड होते हैं। जैसे कि मैंने देखा तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरे को एक ही मिला है, जो कि जनरल रिजर्व है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर चुका हूँ। गुडविल की बात करते हैं। जो फर्म की गुडविल है 72,000, फर्म्स गुडविल है, फर्म गुडविल इक्वल टू ₹72,000। फर्म की गुडविल मेरे पास कितनी है? 72,000। तो हमें उस पार्टनर की निकालनी जो रिटायर हुआ, नीरज। नीरज का शेयर जो था बेटा, नीरज का शेयर जो था आपका 44211, ठीक है। ये रेशियो 2:1 था, 2:1:1। तो अकॉर्डिंग टू दिस इज 4,000, 1,000 एंड 1,000, 4,000, 211। ये 4,000 होगा, ये 2,000, ये 4,211, 422, दिस इज 8,000। 20,000 को 4 to 5 ये होगा 10,000, ये 5,000 और ये अगेन 5,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था इनका 80,000, 40,000, 40,000, तो 2:1 हो गया बेटा। इस प्रकार जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था वो हमारा 2:1 में नहीं 2:1 में डिवाइड होगा। बात करते हैं इसके अलावा गुडविल, फर्म की नीरज रिटायर हुआ, नीरज बोलते 1/4, 1/4 करने पे ये आ जाता है बेटा आपका 36, 18,000। 18,000 को हमें नया रेशियो गिवन नहीं है तो 2:1 में डिवाइड करते हैं, ये हो जाता है हमारा 2:1। इट मीन 12,000 और 6,000। एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाई पार्टनर। गेनिंग पार्टनर बोले तो गेनिंग हो गया M डेबिट S डेबिट, M डेबिट S डेबिट टू N में हो जाएगा बेटा 18,000, यहाँ पे 12,000 होगा और यहाँ 6,000 होगा। M डेबिट S डेबिट टू N। तो मुझे N का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है, N का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है M की वजह से और S की वजह से। ये 12,000 देगा इसको और ये 6,000 देगा। इसी तरह M का कम होगा और S का कम होगा। M का कम होगा 12,000 से क्योंकि ये दे रहा है N की वजह से, S का कम होगा 6,000 से। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, पार्टनर्स की हमें बैलेंसिंग कर देनी है। जो साइड ज्यादा बड़ी है उसको दोनों तरफ लिख देना है, दोनों तरफ लिखने के बाद बैलेंसिंग कर लेनी है केवल, ठीक है। बैलेंसिंग करने के बाद जो भी पार्टनर का आएगा बैलेंस CD आ जाएगा। देखें बैलेंस CD पार्टनर का फटाफट। तो बेटा बड़ी साइड जो है मेरे पास जो बैठती है इसका 80, 84, दिस इज 10, 94, 94 माइनस 12,000, 94 माइनस 12,000 इट इज 82। बैलेंस CD 82,000, ठीक है। सिमिलरली जो पार्टनर रिटायर था उसका आता है बेटा लोन अकाउंट। हमने उसे पैसा दिया है, यस वॉज पेड, तो ये होगा 80, 82, 87, 87, 87, ये हो गया आपका 89, 99, 105, 105 जो हमारा होगा इसका कैश अकाउंट। जो पार्टनर रिटायर होगा उसका निकलेगा कैश अकाउंट
1,05,000, 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपये इसका आ जाता है बैलेंस शीट कैश अकाउंट। ये होगा हमारा कैश अकाउंट, CAS कैश अकाउंट। उसके बाद आते हैं ये 40, 40 और 2, 42, 47, 47, 41,000, इसका बैलेंस शीट होगा 41,000। तो बेटा आपको ध्यान रखना है जो साइड ज़्यादा बड़ी है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आपका 84, 94 यहाँ पर हो जाता है, 94 में 12 का 82 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर आपका 105 आता है, 105 हमारा कैश अकाउंट होगा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका आंसर आया कैश अकाउंट या लोन अकाउंट, लेकिन यहाँ पे हमने अमाउंट पे कर दिया, दैट्स वाई कैश अकाउंट हो गया। बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट वही हमारी पुराने वाली है, अगर कोई एसेट इंक्रीज हो गए तो बढ़ा देते हैं, डिक्रीज हो गए तो कम कर देते हैं। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहाँ पे लिखते हैं लायबिलिटीज, जितनी भी फर्म की लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज यहाँ पर होंगी, अमाउंट यहाँ होगा, एसेट्स यहाँ होगा, अमाउंट यहाँ होगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ बेटा हमारे पास कैश अवेलेबल जो है, बिल्डिंग की वैल्यू जो बढ़ चुकी थी 20,000 से, तो बिल्डिंग यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000, 1 लाख की ऑलरेडी थी, 20,000 का एप्रिसिएशन हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 से इंक्रीज हो गया, तो हमारा डेटर्स जो बन जाता है, डेटर्स की अमाउंट 2,000 से कम हो जाती है, ये हो जाता है 17,000 रुपये। उसके बाद करते हैं मशीनरी की बात। मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी थी, मशीन जो है डेप्रिशिएट हो चुकी थी 10,000 से, तो ये 40,000 की होगी। उसके बाद हमारा आता है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 14,000 है। सिमिलरली क्रेडिटर की बात करते हैं। क्रेडिटर जो हमारे कैपिटल अकाउंट आएंगे अब आने वाले हैं मोहन और सोहन के। नीरज रिटायर हो चुका है, इसका था 82,000 और इसका था 41,000, ठीक है, टोटल हो गया 133। ये लोन हो जाएगा, आई थिंक इसे गिवन अमाउंट गिवन नहीं है, तो ये लोन हो जाएगा एंस अकाउंट, एंस लोन अकाउंट 105, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फर्म की जनरल जब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका क्रेडिटर्स का अमाउंट दोनों तरफ लिख देते हैं। क्रेडिटर्स हमारा 21,000 है, तो एग्रीगेट में करता हूँ 126, 120, 226, 226, 229, 229, दिस इज 159, 259 दोनों साइड का बराबर बैठता है, ये हमारा 259। मशीनरी 1 लाख से लिख चुके हैं। स्टॉक का अमाउंट 18,000 है, और कोई एसेट्स तो नहीं रहा किसकी, ठीक है बेटा जी। आपको ये आंसर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो प्लीज बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और विज्ञान इंस्टीट्यूट के बारे में उन्हें बताइए, ठीक है। सो फाइनली थैंक यू।